नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनके विश्वविद्यालय में लिखित का पेपर होगा। बच्चों, ये जो मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर में लेके आया हुआ हूँ, बीए फर्स्ट ईयर तो है लेकिन सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है। साथ में बच्चों इसके हम आंसर भी लेके आए हुए हैं। आपको इसके आंसर भी कहीं पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस सोल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो ऑब्टेन कर सकते हो। मैंने जो बच्चों इसकी चिल्ड्रंस क्लासें भी करा रखी हैं, रिटन प्लस एमसीक्यू, हमारी दोनों क्लासें एक साथ मैंने करा रखी हैं। प्रत्येक चैप्टर का मैंने सबसे पहले लिखित वाले क्वेश्चनों को कराया है, उसी के बाद जितने भी समस्त आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे उनको भी साथ में बच्चों कराए हैं। और मॉडल पेपर भी बहुत सारे मैंने सॉल्व करा रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के इसके जो है चैप्टर्स क्लासें भी देख सकते हैं, मॉडल पेपरों को भी देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने जो करा रखे हैं। तो चलिएगा बच्चों, ना ज़्यादा समय गवाते हैं, सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के मॉडल पेपर पर हम चर्चा कर ले रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ बीए की ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, ऑल सब्जेक्ट की, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है प्राप्त कर सकते हो। इसमें बच्चों आपको पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में यूपी के जितने विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम ही है और यही आपको पढ़ना बच्चों। इसमें कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जिन भी विश्वविद्यालय में आपका लिखित का पेपर होगा, जैसे कि CCSU में आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पुराचल विश्वविद्यालय, और भी रज्जो भैया स्टेट विश्वविद्यालय, JNU बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, इन सभी के क्या बच्चों लिखित का पेपर होता है। तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी बच्चों साबित होगी। चलेगा 2 घंटा बच्चों आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें टोटल आपके 10 आपके प्रश्न दिए हुए, कुछ यूनिवर्सिटी में जो है 5 ही प्रश्न आपके आते हैं, लेकिन सेक्शन ए में आपके सारे प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं रहता है। इसके प्रश्नों को देखिएगा, जो कि आपका पेपर का आपका नाम ही है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। तो कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, कंप्यूटर के बारे में इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, इससे क्या आशा है, ये क्वेश्चन की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा ही। तो कार्यालय हिंदी जिसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है कि कार्यालय, जो कार्यालय होता है इसमें जो काम काज के लिए जो इस्तेमाल होने वाली जो हिंदी होती है, इसी को हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। बहुत ही सुंदर से इसकी परिभाषा है, बहुत ही सरल इसकी परिभाषा है। आप चाहे तो इसकी दूसरी भी परिभाषा आप तैयार कर सकते हैं। कार्यालय हिंदी जो होती है वह हिंदी है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कार्यालयों में किया जाता है, वही आपके जो है कार्यालय हिंदी कहलाती है। इतनी परिभाषा आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेगा। इसके बाद दिया हुआ सरकारी पत्र किसे कहते हैं, ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर हम यहाँ से देखेंगे। मैंने इसी प्रकार मैंने जो है सभी सब्जेक्ट ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है। आप चाहे तो इसकी चैप्टर्स क्लासें भी ले सकते हैं, मैंने करा रखी है। अभी मेरा जो एक और भी महासंग्राम वीडियो भी आ जाएगा। आप जो किसी एक, यदि आप कंप्लीट वीडियो को आप देख के जाते हैं तो आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे। इसके यहाँ से परिभाषा देखिएगा कि पारिभाषिक जो है शब्दावली किसे कहते हैं। बहुत ही इसकी भी जो है बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। पारिभाषिक शब्दावली, यहाँ से इसकी परिभाषा दी हुई है। श्री गोपाल शर्मा ने इसकी परिभाषा बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया हुआ है कि पारिभाषिक शब्द जो है वह शब्द है जो कि किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी निश्चित का अर्थ मतलब होता है ऐसा वर्ड होता है जो एक निश्चित वर्ड, जिसका जो है कह सकते हो सीमाएं बांधी हुई हैं, जो एक निश्चित वर्ड के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, एक निश्चित क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जिसका अर्थ जो है एवं परिभाषा एक द्वारा जो है स्थिर किया हो, यही आपकी जो है पारिभाषिक शब्द कहलाता है। इसकी परिभाषा डॉक्टर रघुवीर ने बहुत ही अच्छे शब्दों में समझाने का प्रयास किया हो, भी विद एग्जाम्पल के साथ। तो डॉक्टर रघुवीर जी कहते हैं कि पारिभाषिक शब्द वह शब्द होते हैं जिनकी सीमाएं बांध दी जाती हैं। जैसे कि जो है अंग्रेजी का शब्द होता है डकैती, डकैती जो कि हिंदी में उसे डकैती कहते हैं। तो उसकी जो है परिभाषा कुछ इस तरह से होगी, जब 4 व्यक्ति या फिर 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगे तो उसको क्या कहेंगे भैया, डकैती कहेंगे। यानी जो है जिन शब्दों की सीमाएं बांध दी जाती हैं उसको हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। ये कुछ आपकी परिभाषा केवल तैयार कर लेना है, डॉक्टर रघुवीर वाली बहुत ही सुंदर सी परिभाषा डॉक्टर रघुवीर जी ने दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अहिंसा आपका शब्द हो गया, ठीक है, और भी जैसे बहुत सारे शब्द हो गया जो है तकनीकी, और कंप्यूटर हो गया, हार्डवेयर हो गया। तो इन सभी की क्या है, इनकी सीमाएं बांध दी गई हैं। ये एक जो है एक
कह सकते हो एक विशेष क्षेत्र के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यही आपका जो है पारिभाषिक शब्द कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, आपके अपने एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा देखने को। ये डॉक्टर रघुवीर वाली परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही अच्छी सी परिभाषा है। जिन शब्दों की सीमाएं बांध दी जाती हैं वही आपकी पारिभाषिक शब्द कहलावत हैं। ठीक है, अगला देखो फिर, सरकारी पत्र किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। सरकारी पत्र की जब भी बात आती है, राष्ट्र के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुसंगठित सरकार की आवश्यकता होती है। यह सरकार जो है कार्य संचालन की सुविधा के लिए अनेक जो है कार्यालय खोलती है, यानी अपने कार्य को जो है चलाने के लिए, ठीक है, उसका लेखा जोखा रखने के लिए, देखने के लिए बहुत सारे कार्यालय खोलती है। और ये कार्यालय जो है देश के कोने कोने में जो है एक छोर से दूसरे छोर तक जो है फैले हुए हैं। और इन सबका जो है आपस में संबंध जो है पत्रों द्वारा जो है स्थापित होता है, यानी एक पत्र के माध्यम से दूसरे पत्र की जो है कार्यालय में जो इसकी जानकारी का भी जो है ब्यौरा लिया जाता है और जो है हाँ पत्रों के द्वारा जो है स्थापित होता है। और शासकीय जो है कर्मचारियों अथवा जो है अधिकारियों द्वारा एक कार्यालय जो है विभाग से, यानी एक कार्यालय या जो है विभाग से दूसरे कार्यालय विभाग में जो है भेजा जाने वाला शासकीय जो पत्र होता है, इसी को भैया हम क्या कहते हैं, लिखे गए पत्र को हम कहते हैं सरकारी पत्र कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी जो है एक कार्यालय के द्वारा दूसरे कार्यालय को लिखा गया पत्र सरकारी पत्र कहलाता है। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है बस। अगला देखो फिर, निविदा किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। निविदा, निविदा आप जो है जो कि हिंदी का शब्द है, आपको इसके बारे में पता है लेकिन आपको मालूम नहीं होगा। इसको हिंदी में हम जो है निविदा कहते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं टेंडर। अब टेंडर से आपके एग्जाम जो है दिमाग में क्वेश्चन फंस गया होगा। टेंडर तो भैया वही होते हैं जो किसी काम का जो है टेंडर लेते हैं, वो करवाते हैं, वही बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। टेंडर वही होता है जिसको हम हिंदी में निविदा कहते हैं। इसके बारे में समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि जो है टिप्पण का क्या अर्थ होता है। उसके बाद आप समझेंगे कि पल्लवन से आप क्या समझते हैं, प्रतिवेदन किसे कहते हैं। ये चारों क्वेश्चनों को आंसर हम यहाँ से देखेंगे। निविदा की हम बात कर ले तो निविदा किसे कहते हैं, निविदा सूचना किसे कहते हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो निविदा का यदि हम बहुत ही सरल शब्दों में यदि हम बात कर ले तो मान लो कोई जो है कार्यालय है, जो है सरकार का कोई कार्यालय है, ठीक है, वो कार्यालय में जो मान लो जो है वहाँ का जो अधिकारी है उसको जो है कोई दो जो है कमरे बनवाना है। मान लो जो है वो कार्यालय जहाँ अधिकारी बैठा हुआ है उसको दो कमरे और उसमें कहीं ऊपर बनवाना है या फिर कहीं बनवाना है। मान लो ये दो कमरे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना जो काम करवाने के लिए मान लो उसको लगता है कि जो है इन दो कमरे को बनवाने के लिए कम से कम जो है 15 लाख का जो है क्या आएगा, खर्चा आएगा। ठीक है, तो वो जो है जो कर्मचारी है वहाँ का जो अधिकारी है वो क्या करेगा, एक सूचना जो है प्रकाशित करेगा इस जो है किसी को टेंडर देने के लिए। तो बहुत सारे लोग आएंगे टेंडर वाले, अपना जो है यहाँ से जो है फार्म भरेंगे कि हम जो है आपके काम को इतने रुपए में हम करवा देंगे। मान लो जब 5 लोग आते हैं, आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, आपका सी हो गया, आपका डी हो गया, इसी प्रकार। तो एक व्यक्ति आता है वो अपने कागज में जो है लिखता है कि जो है हम आपका काम जो है, व्यक्ति आता है वो कहता है कि हम आपके काम को 14 लाख रुपए में जो है करवा देंगे। ठीक है, फिर दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा व्यक्ति कहता है, यानी जो है अपने पत्र में लिखता है कि हम जो है इस काम को 13 जो है लाख में करवा देंगे। फिर चौथा भी यानी तीसरा व्यक्ति भी आता है, वो कहता नहीं, हम जो है अपने पत्र में लिखता है हम जो है 12 जो है 12.5 लाख में जो है इसको हम कंप्लीट करवा देंगे। तो इन सभी जो है अपने पत्र के माध्यम से सभी जो है अपनी जो है सारी जो है इस जो है जो कि इसमें जितनी भी लागत लगती है तो उसके माध्यम से अपने अपने पत्रों के माध्यम से उस पर लिख के जो है कार्यालय में जमा कर देते हैं कि हम आपके कार्य को इतने रुपए में हम करवा देंगे। बात को जो है इन सभी पत्रों को जो है देखा जाता है, जो वहाँ का जो अधिकारी होता है इसमें देखता है कि कौन जो है सबसे कम रुपए में हमारा काम करवा देगा। तो जो सबसे कम रुपए में कार्य करवाता है उसी को टेंडर दे दिया जाता है। और जो है इससे क्या है, जो वहाँ का अधिकारी होता है उसकी भी बचत होती है और जो है काम भी जो है कम रुपए में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका होता है निविदा। क्या होता है भैया, इसको कहते हैं हम निविदा कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि निविदा होती क्या है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में टेंडर कहते हैं। टेंडर क्या होता है भैया, टेंडर इसी प्रकार होता है। टेंडर का जो है एक उसकी जो है मान लो अनुशासित जो है उसकी एक कह सकते हो आंकड़ा होता है कि हाँ इस काम को इतने रुपए में हाँ हो सकता है। तो सरकार क्या करती है, एक जो है सूचना प्रकाशित करती है निविदा के माध्यम से कि हमको ये कार्य करवाना है। तो टेंडर वाले लोग सभी अपने जो है फार्म के माध्यम से, उससे पत्र के माध्यम से अपनी जो है सारी शर्तें लिखते हैं कि हम आपके कार्य को इतने करवा देंगे और सभी अपने पत्रों को वहाँ पर जमा करते। फिर वहाँ का जो अधिकारी होता है कुछ दिन के बाद उन सभी पत्रों को देखता है कि सबसे
सबसे कम रुपए में कौन हमारा काम करवा देगा, तो उसको जो है टेंडर दे दिया जाता है, जिससे अधिकारी का भी जो है फायदा होता है और जो है कह सकते हो टेंडर भी जो है उसको मिल जाता है, जिसको जो है कम रुपए में करवाना होता है। तो ये आपका निविदा होती है। इसको चाहे तो आप पढ़ लो, नहीं भी कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा कि निविदा होता क्या है। यहाँ से लिखा भी हुआ है कि आए दिन समाचार पत्रों में विविध सरकारी निर्माण कार्यों हेतु निविदा जो है सूचना प्रकाशित होती रहती है और निविदा की जो है सारी शर्तें, निर्माण कार्य का विवरण आदि जो है निविदा सूचना में जो है दिया जाता है। निविदा सूचना किसी कार्य, मैंने पहले ही बताया है कि जो है कोई जो है समाचार पत्रों के माध्यम से विविध जो है सरकारी निर्माण कार्य, निर्माण यानी सरकारी जो काम होता है निर्माण का, इसमें जो है कार्य करवाना, तो इसकी विविध जो है सूचना जो प्रकाशित होती रहती हैं। फिर टेंडर वाले लोग वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, तो वे कहते हैं आपके कार्य को इतने दिन में हम करवा देंगे, आपका जो है इतने जो रुपए में करवा देंगे। अपने पत्र के माध्यम से बोलते नहीं हैं, बल्कि अपने पत्र के माध्यम से लिखकर उसमें वहाँ पर जमा करते हैं और जो व्यक्ति सबसे कम रुपए में काम करवाता है, करवाने की बात करता है, उसी को जो उस टेंडर को दे दिया जाता है, वो कार्य अपना जो है करवाने लगता है। तो ये होता है निविदा, ठीक है। यहाँ से और भी आगे लिखा हुआ है कि निविदा एक जो है एक निर्धारित प्रपत्र होता है, एक निश्चित जो है मूल्य पर निविदा की जो है सूचना देने वाले कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाता है और इस प्रपत्र को जो है भरकर निर्धारित सुरक्षित धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करना होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो है पत्र के माध्यम से कि हम इतने आपके रुपए में आपका कार्य करवा देंगे, तो ये सब जो है लिख के पत्र के माध्यम से उस पर जो है मुहर होता है वहाँ कार्यालय के, भी उसी कार्यालय में इसको जमा कर दिया जाता है, ठीक है। फिर जो है एक निश्चित तिथि, एक जो है इसकी निश्चित तिथि होती है कि उस तिथि को हम इसको देखेंगे। इस तिथि पर जो है सभी जो निविदा भरने वाले के समक्ष जो है इसे खोला जाता है। जो सभी निविदा जो भरते हैं, जमा करते हैं, उनको फिर वहां पर बुलाया जाता है, तो उसी के सामने खोला जाता है और जो पूर्व निर्धारित शर्तों पर जो है खरी उतरने वाली निविदा, यानी जो है जो व्यक्ति सभी शर्तों को जो है पूरी करता है, साथ में जो सबसे कम रुपए में कार्य कराने की जो है बातों को इसमें लिखता है, स्वीकृत करता है, स्वीकृति देता है, तो उसी को जो है उस कार्य को दे दिया जाता है। ठेकेदार, उसी को जो है ठेकेदार अपना कार्य शुरू कर देता है। यही आपका भैया निविदा कहलाता है। आशा करता हूँ बहुत ही स्पष्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो अगला देखो भी, टिप्पण और जो है टिप्पणी ये क्या होता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। तो टिप्पण जो है एक मामले पर जो है एक राय और सुझाव देने की एक जो है तरीका है। टिप्पण क्या है, ये दोनों पर हम बात करें तो दोनों जो है किसी जो है मामले पर राय या सुझाव देने के तरीके होते हैं। हम टिप्पण की यदि हम बात करें तो टिप्पण जो है किसी मामले का विश्लेषण करके, ये तो जो है तर्क पर आधारित एक सामग्री होती है। वही टिप्पणी क्या होती है, उस जो है सामग्री को लेख के रूप में, उस लेख के रूप में लिखना आपकी टिप्पणी कहलाता है। टिप्पणी क्या होता है, कहोगे भैया जो है ग्लोबल वार्मिंग पर एक जो है टिप्पणी लिखी है। टिप्पणी क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है टिप्पणी, और टिप्पण क्या होता है, आपको सुझाव देना रहता है कि भैया ये करो, ये आपके लिए सही है, तो ये आपका टिप्पण होता है, सुझाव जिसको कहते हैं। लेकिन टिप्पणी क्या होता है, उस पर आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, लेख लिखना पड़ता, तभी उसको हम टिप्पणी कहते हैं। चलो अगला देखो फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका कि पल्लवन किसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में जो है पल्लवन वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। पल्लवन की जब भी बात आती है, पल्लवन तो किसी भाव या विचार का जो है विस्तार करना। पल्लवन का मतलब क्या होता है, विस्तार करना। संक्षेपण का मतलब होता है, एक इसी के विपरीत होता है संक्षेपण। संक्षेपण क्या होता है, संक्षेपण का मतलब होता है कि छोटा करना, और पल्लवन का मतलब होता है किसी जो है सूक्ति दी हुई या फिर कोई पंक्ति दी हुई है या कोई जो है पाठ आपका दिया हुआ है, तो इसके भाव को, इसका जो केंद्रीय भाव है उसका विस्तार करना, उसके बारे में विस्तार से जो है बताना। जैसे कि मैं आपको जो है कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम दिया हुआ, जैसे कि मैंने अभी जो है निविदा आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैंने आपको इसके बारे में विस्तृत से मैंने बताया, तो ये क्या हो गया भैया, क्योंकि पल्लवन हो गया। पल्लवन का मतलब होता है किसी क्वेश्चन, किसी भाव या किसी विचार का विस्तार से जो है विवरण प्रस्तुत करना, यही आपका पल्लवन कहलाता है। हम संक्षेपण की हम बात कर ले, संक्षेपण का मतलब होता है किसी जो है बड़े विषय को जो छोटा करना, यही आपका संक्षेपण कहलाता है। ये दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। यहाँ से कुछ और भी यहाँ से इसकी जो है परिभाषा दी हुई है पल्लवन की। पल्लवन में जो है किसी उक्ति, वाक्य, सूक्ति या कहावत या जो है लोकोक्तियां आदि के जो है अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत करना, यही आपका पल्लवन कहलाता है। और भी इसकी दूसरी परिभाषा दी हुई है कि पल्लवन में मूल पाठ के भाव, उसके विचार या विषय को विस्तार से समझाया जाता है, इसी को हम कहते हैं पल्लवन। और भी इसका आगे अर्थ दिया हुआ है कि पल्लवन में मूल पाठ के अर्थ और उद्देश्य को स्पष्ट करने के अतिरिक्त जो जानकारी होता है, उदाहरण और जो है व्याख्या सहित आपको जो है समझाना की आवश्यकता होती है।
तो इसकी जानकारी जब आप देते हो एक विवरण कह सकते हो, एक डिटेल में, जिसको हम लॉन्ग के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ये आपका जो प्रलोभन कहलाता है। तो इतना आपको जो है लिख देना है। फिर संक्षेपण की हम बात करें इसकी विशेषताओं की, तो संक्षेपण क्या है? संक्षेपण में किसी जो है बड़ा जो पाठ होता है उसको छोटा करना, यही संक्षेपण होता है। संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना। और संक्षेपण में जो है मूल पाठ के मुख्य विचारों, उसके तर्क, उसके तथ्यों को जो है ध्यान में रखते हुए उन्हें कम शब्दों में प्रस्तुत करना, यही आपका संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, दोनों परिभाषा आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रतिवेदन जो है किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। प्रतिवेदन को जो हम रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिवेदन क्या है, या तो क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, या फिर पूछेगा कि रिपोर्ट किसे कहता है, किसे कहते हैं रिपोर्ट किसे कहते हैं। तो प्रतिवेदन की हम बात कर ले तो जो है भूत अथवा जो है वर्तमान की विशेष घटनाएं, नहीं जो है कोई आपके जो है जीवन में पहले कोई घटना हो गई है, ठीक है, अभी कुछ हाल ही में पहले जो बीत गई है, या फिर अभी हाल ही में कोई दुर्घटना हुई है, कोई घटना घटित हुई है, उसके बारे में प्रमुख कार्य, उसके जो विषय के बारे में प्रमुख कार्यों में क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम बात करें तो वह जो है लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देख मतलब होता आंखों देखकर छानबीन करके तैयार की गई जो जानकारी होती है, उसी को क्या कहते हैं भैया, उसी को कहते हैं प्रतिवेदन। और प्रतिवेदन को हम इंग्लिश में जो है रिपोर्ट भी कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिवेदन जो है आंखों देखा, छानबीन करके जो स्पष्ट जो जानकारी होती प्रत्यक्ष देखकर, इसी को हम जो है प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन के प्रकार भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो प्रतिवेदन के 3 प्रकार होते हैं। एक होते हैं व्यक्तिगत जो है प्रतिवेदन, दूसरा होता है संगठनात्मक जो है प्रतिवेदन, तीसरा होता है आपका विवरणात्मक जो है प्रतिवेदन। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत हम प्रतिवेदन की हम बात करें तो इस प्रतिवेदन में जो है व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित और फिर विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन जो है लिख सकता है। और जो संगठनात्मक की हम बात कर ले तो इसमें जो है प्रतिवेदन आपका जो है संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी जो है सभा, कोई संगठन जो होता है उसमें कोई सभा होती है, उसमें कोई बैठक होती है, फिर जो है संस्था आदि जो इसमें जो विवरण होता है ये भी जो है दिया जाता है इसमें संगठन के माध्यम से। फिर आपका है विवरणात्मक जो है प्रतिवेदन, इसमें जो है डिटेल आपका जो इसमें होता है प्रतिवेदन जो होता है, इसमें क्या है आपने कहीं पर यात्रा करने गए, कोई मेला घूमने गए, कोई रैली में गए, तो उसके दौरान जो विवरण आप तैयार किया जाता है, ठीक है, डिटेल जो तैयार किया जाता है, इसी को जो है प्रतिवेदन लिखने वाले को यही बड़ी सच्चाई से विषय का उचित जो है विवरण देना पड़ता है। तो इसी को जो है हम विवरणात्मक जो प्रतिवेदन कहते हैं। तो इतने इसके प्रकार थे जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखिएगा। फिर आपका है वेबसाइट का जो है अर्थ क्या होता है। फिर आपका है हिंदी भाषा के विभिन्न जो है फॉन्ट का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिएगा, सबसे पहले कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसका जो है कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। इतना आपको लिख देना है। इसका हिंदी में जो होता है विशेष रूप से जो है तकनीकी शैक्षिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल की जाने मशीन, इसको हिंदी में कहते हैं। इतना आपको लिख देना है। फिर कंप्यूटर की कुछ विशेषता आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं जो कि मैं आपको कराता चलूँगा। तो कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषता होती है, जैसे कि एक गति, इसकी जो स्पीड होती है, कंप्यूटर बहुत ही जो है तेज़ी से डेटा को जो है प्रोसेस कर सकता है। और इसमें सटीकता, ये भी इसकी दूसरी विशेषता है। कंप्यूटर बहुत ही जो सटीक रूप से काम करता है और इसमें जो है 100% कोई भी जो है गलती नहीं होती, त्रुटि जो है मुक्त गणना करता है। मुक्त का मतलब होता है फ्री, त्रुटि फ्री गणना कर सकता है। और इसमें परिश्रम, ये भी इसकी विशेषता है। तो परिश्रम का मतलब होता है ये कि कंप्यूटर जो है थकाए जो है त्रुटियों के बिना जो है लंबे समय तक काम कर सकता है। व्यक्ति क्या है कुछ समय के बाद थक जाता है काम को करने में, लेकिन कंप्यूटर को बिना थके काम को करता रहता है लंबे समय तक। फिर आपका है बहुमुखी जो है प्रतिभा, ये जो है कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनुकूलित जो है किया जा सकता है। फिर आपका स्वचालिता, यानी कंप्यूटर जो है कई काम जो है बिना इंसान के देखभाल के भी जो है कर सकता है। और बड़ी स्टोरेज क्षमता, ये भी इसकी विशेषता है। तो कंप्यूटर में जो है डेटा को काफ़ी जो है कम जगह में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है संग्रहित किया जा सकता है। तो सभी इसकी विशेषता थी जो कि आपको अपने एग्जाम में
देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूँगा कि आपके जो है मैंने इसी प्रकार के सभी इसके जो है मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, और जो है करीब करीब मैं जो है इसकी चैप्टर्स क्लासें भी करा रखी हैं, जिसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव जो आपके पेपर होते हैं उसकी मैंने चैप्टर्स क्लासें दे रखी है, और साथ में सब्जेक्टिव भी मैंने कराया है। और इसमें है कि आपको पेपर पढ़ना रहता है कंपलसरी का, जिसको हम कहते हैं को कोर्स कहते हैं। इसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ठीक है। इसकी क्लासें मैंने चैप्टर्स करा रखी हैं, बहुत सारे विषय के पेपर भी मैंने सॉल्व कर रखा है। आप जाकर वो भी क्लास आपको ज्वाइन कर लेना है, और साथ में चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस टाइम पर BSc के 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो है वेबसाइट किसे कहते हैं, वेब पेज किसे कहते हैं, हम देखेंगे। तो वेब पेज सबसे पहले देखेंगे कि वेब पेज किसे कहते हैं। वेब पेज जो होता है इसमें एक पेज होता है। वेब पेज क्या है, इसमें एक पेज होता है, जबकि जो वेबसाइट होता है इसमें कई पेजों का संग्रह होता है, एक चेन होती है। अब वेबसाइट जो है आमतौर पर जो है किसी विषय या उद्देश्य पर आधारित होती है, जैसे कि समाचार, शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन या जो है सामाजिक नेटवर्किंग। जैसे कि आपने देखा होगा वेबसाइट भी, जैसे कि आज तक हो गया, ABP हो गया, इन सभी की वेबसाइट भी जो है गूगल पे अवेलेबल है, आप उसको भी लेख पढ़ सकते हैं। विकिपीडिया हो गया, ठीक है, ये सभी जो है वेबसाइटें हैं, ठीक है। और बहुत सारे जैसे कि मेडिकल लाइन की भी वेबसाइटें हैं, तो इस तरह की जो है वेबसाइटें उपलब्ध हैं। अब वेब पेज, अब वेबसाइट में क्या अंतर होता है, इसके बीच में अंतर की हम बात कर लें तो वेब पेज जो है एक दस्तावेज इसमें होता है, जबकि वेबसाइट में जो है कई सारे इसमें दस्तावेजों का संग्रह होता है। और वेब पेज को जो है देखने के लिए उसका जो है विशिष्ट वेब पेज URL जो है जानना जरूरी होता है, जबकि वेबसाइट तक पहुंचने के लिए उसमें जो है डोमेन जो होता है URL का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हिंदी भाषा के विभिन्न फंड का उल्लेख कीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यूनिकोड फंड किसे कहते हैं, बहुत ही सरल इसको हम समझेंगे सरल भाषा में। यूनिकोड जो फंड होता है ये कुछ और नहीं बल्कि आप जो कंप्यूटर में जो टाइपिंग करते हैं उसी वही आपका जो है यूनिकोड आपका फंड होता है। मान लो कोई आपने जो है कोई पत्र आपने जो है हिंदी, जो कि आपकी जो है हिंदी के बहुत सारे इसके फंड होते हैं, जैसे कि विंडोज 7 हो गया हिंदी का, कोकिला हो गया, देवनागरी लिपि हो गया, तो ये सभी जो है हिंदी के बहुत सारे पॉपुलर जो कि फंड हैं, ठीक है। मान लो कोई जो है आपने हिंदी में कोई चीज़ जो है आपने लिखा देवनागरी लिपि में, कोई आपने जो है एक पत्र लिखा और उसको जो है किसी फॉरेन जो है यानी किसी दूसरे कंट्री आपने उसको भेज दिया, क्योंकि वहाँ के व्यक्ति उसको हिंदी के बारे में नहीं जानता है, उसको जब खोलता है तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो क्या करेगा जो है, फिर वो जो है एक जो है फंड का उपयोग करेगा, यूनिकोड फंड का। अपने जो है जो कि यूनिकोड एक फंड होता है, उसमें जब इस खोलेगा उसको तो उसमें क्या होता है, मान लो आप जो गूगल ट्रांसलेट आप जो करते हो वो भी जो है एक यूनिकोड फंड का ही एक जो है उसका भाग है। बहुत ही सरल शब्द में समझो, मान लो कोई जो है आपके वहाँ पर जो फॉरेन में आपके जो पत्र गया हिंदी में, तो वहाँ का व्यक्ति जो है उसको क्या करेगा, यूनिकोड जो है फंड का उपयोग करके उस लैंग्वेज को अपनी जो कि वहाँ की जो लैंग्वेज जो जानता है उसमें उसको जो है क्या करेगा, उसका ट्रांसलेट करेगा, तो उसको जो है पढ़ लेगा फिर आसानी से। तो यही आपका जो है यूनिकोड आपका फंड कहलाता है। यानी जो है मान लो कोई आपकी जो है लैंग्वेज जो नहीं पता, जो कि गूगल पर आप सब कुछ अवेलेबल हो गया है, ये गूगल पर भी अवेलेबल है, जो कि गूगल ट्रांसलेट जब से आ गया है, आप किसी भी भाषा का आप आसानी से जो है उसका दूसरी लैंग्वेज अनुवाद करके आप पढ़ सकते हो। यही आपका यूनिकोड आपका फंड होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो है सभी भाषाएं जो कि पहले पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता था, अब कोई भी चीज़ आपने उठा लो, कोई अखबार ही उठा लो, क्योंकि उर्दू में आपका हो, ठीक है। मान लो आपको उर्दू नहीं आती है, उसका गूगल में फट से उसका आप जो है फोटो खींचो और तुरंत ही ट्रांसलेट वाले पे आप क्लिक कीजिए, उसका हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, आसानी से पढ़ सकते हो। तो ये जो है कैसे संभव हो पाया है, तो ये जो है एक कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूनिकोड कहते हैं। इसके माध्यम से आप किसी भी भाषा में लिखा गया पत्र, किसी भी भाषा में लिखा गया समाचार पत्र, इसको जो है आसानी से जिस भाषा का आपको ज्ञान है उस भाषा में आप उसको कन्वर्ट करके आप आसानी से उसको जो पढ़ सकते हैं। यही आपका यूनिकोड फंड कहलाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिकोड जो फंड होता क्या है। यहाँ से लिखा भी हुआ है कि वे फंड जो यूनिकोड मानक के अनुसार होते हैं तथा कंप्यूटर के जो है चालन तंत्र के जो है स्क्रिप्ट इंजन का प्रयोग करके टेक्स्ट प्रदर्शित करते हैं, यूनिकोड कहलाते हैं। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। और हिंदी के बहुत सारे जो है इसके फंड होते हैं, जैसे कि विंडोज 7 हिंदी के जो है फंड है, अराजकता हो गया, कोकिला, उत्साह, देवनागरी, ये सभी जो है हिंदी के ये फंड हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो है हिंदी फंड होता क्या है, यानी यूनिकोड क्या होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन भी यहाँ से
सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हो गया। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 5 से 7 आपके प्रश्न आएंगे, जो कि केवल आपको जो है इसमें से केवल 4 से 5 ही प्रश्न को करना पड़ेगा। इसमें 3 प्रश्न आपको जो है 2 से या 3 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, काफ़ी जो है इसमें आपकी मदद भी हो जाती है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, कार्यालय हिंदी की जो है स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, और यह जो है साहित्यिक हिंदी से किस प्रकार ये भिन्न है, ये भी आपको बताना है। तो इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। कार्यालय हिंदी की जब भी बात आती है तो ये जो है, जो कि कार्यालय हिंदी जो क्या होती है, इसके बारे में आपको मैंने पहले ही बताया है कि कार्यालय हिंदी वह हिंदी है जो कि सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कार्यालयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यही आपकी कार्यालय हिंदी होती है। और कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी के बीच में यदि इसके हम संबंध की बात करें, ये कैसे दोनों से अलग होती है, कैसे डिफरेंट होती है, इसकी हम बात बीच में हम डिफरेंट की बात करें तो कार्यालय हिंदी का जो इस्तेमाल हम कार्यालय, व्यवसायिक और सेटिंग में जिसका जो उपयोग किया जाता है कार्यालय में, जबकि वही जो सामान्य हिंदी होती है, सामान्य हिंदी क्या है, बोलचाल की जो आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य हिंदी कहते हैं। जो बोली जाती है, गाँव हो गया, शहर में जो बोली जाती है वो बोलने वाली लैंग्वेज, और कार्यालय में जो जिसका हिंदी जो होती है, ये दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है। और सामान्य हिंदी बोलचाल की भाषा होती है, कार्यालय हिंदी में व्यावसायिक शब्दावली का इस्तेमाल होता है, और यह जो तथ्यों पर आधारित होती है, बल्कि जो सामान्य हिंदी होती है यह भावनाओं की जो है अभिव्यक्ति से होती है। इतनी आपको जो बीच में अंतर आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रशासनिक जो है शब्दावली पर आपको प्रकाश डालना है। प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं, इससे क्या आशय है। संक्षेपण किसे कहते हैं, संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना, किसी पाठ या किसी सामग्री या किसी भाषण को छोटे शब्दों में कह जाना, उसका सार प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। पल्लवन से का सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए इसके उदाहरण भी जो है दीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे के सारे हैं। प्रशासनिक शब्दावली की हम बात करें, जो कि जो है पारिभाषिक शब्दावली मैंने आपको पहले समझाया था आपके सेक्शन ए में। जो है पारिभाषिक शब्दावली क्या है, जिन शब्दों की सीमाएं बांध दी जाती हैं पारिभाषिक शब्द कहलाती है। जैसे कि डकैती शब्द है, जब 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने जाएंगे तो उसको हम डकैती कहेंगे। उसके लिए और कोई शब्द है ही नहीं, डकैती ही शब्द उसके लिए उपयुक्त है। यानी जिसका एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता हो, ऐसा वर्ड हो, ऐसा शब्द हो, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। जैसे कि अहिंसा हो गया, आपका हार्डवेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो ये सब जो है विशेष क्षेत्र में इसका जो प्रयोग होता है। तो यहाँ से प्रशासनिक शब्दावली दिया हुआ है। ये जो है प्रशासन और जो है सरकार से जुड़े शब्दों का एक समूह होता है। इन शब्दों का इस्तेमाल आमतौर पर सरकारी विभागों के दस्तावेज में होता है, और प्रशासनिक शब्दावली में जो है विशेष शब्द अवधारणाएं जो है इसमें शामिल होती हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है। फिर अगला देखिएगा क्वेश्चन कि प्रेस जो है विज्ञप्ति किसे कहते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। प्रेस विज्ञप्ति की जब भी बात आती है तो किसी जो है महत्वपूर्ण घटना या जो है घोषणा के बारे में जानकारी देना, मतलब कोई जो है मान लो कोई जो है कहीं पर भाषण हो रहा है तो न्यूज़ चैनल वालों का क्या होता है, न्यूज़ चैनल जो मीडिया वाले होते हैं उनका यही काम होता है कि उसका जो है कवरेज करना उस जो है न्यूज़ को, और जो है जन जन तक पहुंचाना, ने जो है लोगों तक उस जानकारी का पहुंचाना, जिससे जो है उनको जो है इन जानकारी के बारे में पता चल सके। यही आपका जो है प्रेस विज्ञप्ति कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको रट लेना है। और भी इसके आगे दिया हुआ है कि पीआर विज्ञप्ति या जो है समाचार विज्ञप्ति भी इसको कहते हैं। और प्रेस विज्ञप्ति किसी संगठन या व्यवसाय की और जो है जारी की जाती है। इसका मकसद होता है मीडिया का जो है ध्यान खींचना और सकारात्मक जो है मीडिया कवरेज पाना होता है। ठीक है, यही आपका प्रेस विज्ञप्ति होता है। मान लो कोई जो है भाषण, कोई जो है आपके जो है कोई विधायक हो गए, कोई नेताजी हो गए, कोई मुख्यमंत्री जी हो गए, तो कोई रैलियाँ की, कोई कहीं पर जो है उनका भाषण था, तो भाषण के दौरान उन्होंने क्या है कौन कौन से जो है वादे किए, ठीक है, जिसको पूरा करना। तो इन वादों को सरकार तक, जो कि वहाँ की जो मीडिया होती है, तो इन जो वादे होते हैं इन वादों को जन जन तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य करती है तो मीडिया ही तो करती है। मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचता है। आज तो पहले तो रेडियो का साधन था, समाचार पत्र भी इसमें काफ़ी जो है, जो न्यूज आपके पेपर होते हैं ये भी काफ़ी इसमें रोल निभाते हैं। तो सभी का कार्य यही रहता है कि किसी जो है विशेष जो है सूचना को जन जन तक पहुंचाना, यही प्रेस विज्ञप्ति आपका कहलाता है। बहुत ही सुंदर से इसकी परिभाषा है। चलो अगला देखो भी, प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं। यहाँ पर भी इसकी आगे भी परिभाषा दी हुई है। कोई जो है संस्थान या जो है व्यक्ति जब किसी विशेष बैठक या किसी जो है विषय या बैठक के लिए आप जो लिए गए उसके जो निर्णय होते हैं, कि कहता है कि हम निर्णय लेता कि हम इस कार्य को करवाएंगे, तो ये जो
कार्य को करवाने का जो वादा करता है लोगों से, तो इन वादों को, क्योंकि काफ़ी व्यक्ति वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो इन कार्यों को और भी लोगों तक जो है पहुँचाना, जानकारी को, ठीक है, जन जन तक पहुँचाना, सामान्य जन के लोगों तक, यही प्रेस विज्ञप्ति जो है कहलाता है। इतनी परिभाषा आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। फिर संक्षेपण के बारे में समझेंगे। वैसे तो संक्षेपण मैंने आपको पहले करा रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो कि आपके जो है शॉर्ट में आपके क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ आपको स्पष्ट करना है। संक्षेपण का अर्थ होता है छोटा करना, यानी जो है सार प्रस्तुत करना। जैसे कि जो है आपने देखा होगा कि आपने कक्षा 8 या 10 में जब हिंदी आप पढ़ते होंगे, अभी भी जो है जो कि आपके बीए में भी जो है व्याख्या करने वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप उसमें जो प्रसंग आप जो लिखते हो ना, प्रसंग में क्या लिखते हो, मेन पॉइंट लिखते हो कि इसमें कवि जो है ये कहता है, इस पर जो है भाव केंद्रित किया है कवि ने। तो जो उसमें जो आप प्रसंग लिखते हो ना, वही आपका संक्षेपण कहलाता है। अरे जो है कम शब्दों में अपनी बात को कह देना, यानी जो है किसी एक बड़ी व्याख्या को छोटे शब्दों में उसका सार प्रस्तुत करना, यही संक्षेपण कहलाता है। इस प्रकार जो है संक्षेपण का अर्थ हुआ एक बड़े अनुच्छेद में अभिव्यक्ति विचारों का एक जो है समाज शैली में प्रस्तुत सार, संक्षेप में, ये आपका शाब्दिक कह सकते हो संक्षेपण होता है। यहाँ से डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी जी लिखते हैं संक्षेपण के बारे में कि संक्षेपण जो है किसी अवतरण या जो है किसी प्रपत्र अथवा जो है किसी एक विषय पर लिखे गए अनेक प्रपत्रों या पत्रों आदि के सार, तथ्य और मूल विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की जो कला होती है, इसी को हम संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। चलो अगला देखो फिर कि पल्लवन कैसे कहते हैं। पल्लवन मैंने आपको पहले ही बता रखा था, संक्षेपण का जस्ट उल्टा होता है। पल्लवन का मतलब होता है किसी जो है विषय के बारे में विस्तार से बताना, यही आपका जो है क्या कहलाता है भैया, पल्लवन कहलाता है। यह जो है संक्षेपण से के विपरीत होता, उल्टा होता जस्ट, यानी जो है किसी भाव, विचार या विषय को विस्तार से समझाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम पल्लवन कहते हैं। और इसे जो है भाव विस्तारण और भाव जो है पल्लवन भी कहते हैं। और जो है पल्लवन इस रूप में जो है, पल्लवन का रूप जो है गद्यात्मक होता है, और पल्लवन का जो विलोम होता है संक्षेपण होता है, क्योंकि पल्लवन जो होता है किसी भाव का विस्तार करना होता है, और पल्लवन का मतलब होता है उसके सार को छोटा करना होता है। पल्लवन के यहाँ से एक विशेषता भी दी हुई है कि पल्लवन जो है किसी उक्ति, किसी वाक्य, किसी जो है कोई आपकी सूक्ति दी हुई है, कोई कहावत आपकी है, तो इन सभी के अर्थों को विस्तार से समझाना, जिससे व्यक्ति को समझ में आए, काफ़ी विस्तार उदाहरण दे के समझाना, यही क्या कहलाता है भैया, कहोगे पल्लवन कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको रट लेना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन कि जो है कंप्यूटर के विकास क्रम को स्पष्ट कीजिए। काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण। ईमेल की महत्ता पर प्रकाश डालिए। सोशल मीडिया के सामाजिक प्रभाव क्या है, इसके जो है सकारात्मक प्रभाव होते हैं, नकारात्मक भी प्रभाव होते हैं, तो दोनों के बारे में समझेंगे। चलो कंप्यूटर के यहाँ से सामान्य हम परिचय के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा के ले रहे हैं। कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी भाषा की कम्यूट क्रिया से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अतः कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ हुआ गणना करने वाला। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो गणनाएं करती हैं, और यह जो है गणना करने में हमारी जो है सहायता करती हैं। हालांकि आजकल कंप्यूटर का जो रूप प्रचलित है, उसका जो उपयोग किया जाता है, उसमें जो है गणना करना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना आदि जो है इसमें क्रियाएँ जो हैं होती हैं। आदि क्रियाएं जो हैं के द्वारा जो है किया जाने वाला कार्य बहुत सा छोटा सा जो है भाग एक मात्र है, लेकिन प्रारंभ में जो कंप्यूटर की जो है कल्पना और विकास का ऐसा जो है यंत्र के रूप में इसका किया गया था जो तेज गति से गणनाएं कर सके, और बाद में इसकी जो है जो विलक्षण हैं, जो क्षमताएं हैं और जो इसकी विशेषताओं को देखकर इसका जो उपयोग बहुत से जो है कार्यों में किया जाने लगा। परंतु इसका नाम जो है कंप्यूटर ही जो है प्रचलित और जो है रूढ़ हो गया है। और हिंदी में कंप्यूटर के लिए जो है कभी कभी जो है संगणक शब्द का जो है व्यवहार किया जाता है। तो ये आपका कंप्यूटर का सामान्य आपका परिचय था। ठीक है, इतना आपको तैयार कर लेना है। और कंप्यूटर के विकास क्रम की हम बात कर ले तो कंप्यूटर के जो है विकास की शुरुआत जो है मैकेनिकल कंप्यूटर से हुई थी, जो कि चार्ल्स बेबेज के में जो है काफ़ी इनका जो है अहम योगदान रहा था, क्योंकि कंप्यूटर के जो खोज करता थे आपके चार्ल्स बेबेज जी थे। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको विधिवत समझ में आया होगा। चलो ईमेल के बारे में समझिएगा कि ईमेल से आप क्या समझते हैं। ईमेल की जब भी बात आती है तो ईमेल क्या है, देखो जब दो या दो से अधिक एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर द्वारा एक दूसरे की सूचनाओं को ग्रहण करना
भेजना, यह क्या होता है, ईमेल कहलाता है। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना, अभी जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उस मेल को प्राप्त करना, यही जो है मेल कहलाता है। और आजकल जो है ईमेल का प्रचलन बहुत ही अधिक बढ़ गया है। ईमेल पर सूचना जो है भेजना डाक से भी सस्ता हो गया है। डाक में क्या है, थोड़े रुपया भी लगता है, तब भैया 300 रुपये का रिचार्ज कराओ, फट से 350 कराओ या फिर 250 का कराओ, किसी भी जो है संदेश को टाइप करो, फट से भेज दो, व्हाट्सएप कर दो। ये जो है बहुत ही सस्ता हो गया है। डाक वाला तो भैया कितना भी स्पीड पोस्ट आप करके आओ, स्पीड पोस्ट आप कराओ, फिर भी 1 से 2 दिन लग जाता है। लेकिन इसमें क्या है, फट से मेल भेजो, 1 सेकंड नहीं लगता है, फट से मेल पहुंच गया वहां पर। तो एक जो है डाक से बहुत ही सस्ता हो गया है और बहुत ही जल्दी आपका जो है मेल आपका पहुंच जाता है। ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत और जो व्यवसायिक सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। और कंप्यूटर प्रोग्राम भी जो है ईमेल किए जा सकते हैं। इस जो है ईमेल होता है। पल्लवन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब यहाँ से देखेंगे सोशल मीडिया के सामाजिक प्रभाव के हम बारे में समझेंगे। तो सोशल मीडिया के जो है प्रभाव जो होते हैं सकारात्मक भी होते हैं और जो है नकारात्मक भी इसके प्रभाव होते हैं। सकारात्मक प्रभाव की हम बात करें तो सोशल मीडिया से जो है लोग दुनिया भर के लोगों से जो है जुड़ते हैं। सोशल मीडिया क्या है, आजकल क्या है, आपने देखा होगा इंटर आपने किया, आपने बीए किया, तो जो है आपके सभी जो साथी हैं, मित्र जो हैं बिछड़ गए, मतलब जो इतनी बात नहीं हो पाती है। लेकिन सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जिनसे उनके आप फोटो देख सकते हो, उनकी एक्टिविटी जो होती है, उनकी जो क्रियाएं होती हैं उनको आप देखते हो, ठीक है, उनके माध्यम से आप उनसे बात भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो संभव हो पाई हैं ये किसके माध्यम से हो पाई हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से। और इससे जो है लोगों को जो है एक समस्या, एक घटनाओं के बारे में जानकारी भी मिलती है। इसका मतलब यह होता है, समस्या एक घटना का मतलब यह होता है, पहले क्या था, पहले जब मोबाइल नहीं उपलब्ध था, सोशल मीडिया नहीं था, तो मान लो कोई जो है आपके दूर कोई रिश्तेदार है जो कि जिसकी जो है मृत्यु हो जाती है, तो आपको पता ही नहीं चल पाता था इतनी दूर से कौन संदेश लेके आता। जब आपको भी उनके जब जाना होता था उनके यहाँ, तो कहते थे भैया वो फलाने नहीं दिखे, तो कहोगे भैया उनकी तो मृत्यु हो गई। तो पहले ये होता था। आज क्या है, कहीं पर मृत्यु हो जाती है आपके रिश्तेदार वगैरह में, तो तुरंत ही फोन अट जाता कि भैया की उनकी जो है दादा की मृत्यु हो गई। तो ये सब जो संभव हो पाया है, ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से संभव हो पाया है। और जो है लोग अपने जो है रचनात्मक काम जो है साझा कर सकते हैं। और सोशल मीडिया से जो है लोगों को जो समर्थन और प्रोत्साहन भी मिलता है। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोत्साहन इसलिए मिलता है, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर काफ़ी इससे अर्निंग करते हैं, काफ़ी जो है अवार्ड भी जीते हैं। तो ये सारे ही जो है इसमें प्रोत्साहन मिलता है। और सोशल मीडिया से जो है लोग नई चीज़ें जो है सीख सकते हैं। सोशल मीडिया जो है इससे आप अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हो और गंदी चीज़ें, आपकी कैसी संगति है, सबको सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। और सोशल मीडिया से जो है जागरूकता भी जो फैलाई जा सकती है। और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ भी होती है, आपने देखा भी होगा। तो इससे जागरूकता फैलती है। जागरूकता का मतलब ये होता है, कोई मान लो जो है आपने समझ लो एक मोदी जी का भाषण ही समझ लो, जागरूकता फैलती है, मतलब लोगों तक जो है सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, मतलब सूचनाएं पहुंचती हैं। मोदी जी ने कहा कि हम जो है जो है घर घर जो है नल की यानी जो है पानी की व्यवस्था करेंगे। तो लोगों तक ये कार्य हो भी रहा है, हो भी चुका है। तो जो है लोगों तक जो जन इसकी सूचना जो पहुंचती है वो जो है मीडिया के माध्यम से पहुंचती है, टीवी चैनल के माध्यम से पहुंचती है। ये सब जो संभव हो पाया है किसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और सोशल मीडिया से जो है समर्थन जुटाया जा सकता है और सोशल मीडिया से जो है कार्यक्रम आयोजित जो है किए जा सकते हैं। इसके हम नकारात्मक प्रभाव की बात कर ले तो सोशल मीडिया से एक जो है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती है। सोशल मीडिया एक प्रकार की लत है। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी ही बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया आने वाले समय में यदि इसको एक बार बीमारी ना घोषित कर दिया जाए तो कहना एक बार, सोशल मीडिया आने वाले समय में एक बीमारी की तरह इसको देखा जाएगा। इसकी लत बहुत ही खराब होती है। मान लो आप जो है स्टूडेंट हो, ठीक है, आप जो है कोई जो है आपका कल पेपर लगा हुआ है, आप बाय द वे आप इंस्टाग्राम पर आप पहुंच जाते हो, आपने एक रील आपने सरका दी, तो आपकी ऐसी दिमाग को कंट्रोल करके रखती है इंस्टाग्राम कि आप जो है रील सरकाते जाओगे, एक आई रील उससे फिर दूसरी अच्छी है आई, तो देखते ही देखते आपका घंटों बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये होती है लत एक प्रकार की, सोशल मीडिया की बहुत ही खराब लत होती है, ठीक है। और जो है सोशल मीडिया से अवसाद और चिंता भी जो हो सकती है। सोशल मीडिया से आत्मसम्मान भी कम हो सकता है। आत्मसम्मान इसलिए कम हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ नकारात्मक भी आपके जो है दिखाए जाते हैं।
और जो है सोशल मीडिया से सामाजिक अलगाव भी होता है। सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जो है समय बिताने की जो है आदत भी लग सकती है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर आप जो एक्टिव रहते हैं तो आपकी एक आदत बन जाती है, आप जरूर उस पर हर बार एक्टिव रहोगे। यदि आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो आपका मन नहीं लगेगा कि भैया रिचार्ज करवाओ, एक भी दिन गुजरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है लोगों का। ये एक प्रकार की आदत है, अब आपकी जो है हैबिट बन गई है। ये एक प्रकार की कुछ दिन में बीमारी के रूप में भी जो इसको देखा जाएगा। चलो अगला देखो, जो कि आपका है यहाँ से सेक्शन सी की हम बात करें, जो कि इसमें आपका दिया हुआ है। इसमें टोटल आपके 2 प्रश्न आपके आएंगे, जो कि दोनों प्रश्न आपको करना पड़ेगा। 2 प्रश्न आपको करना है, सॉरी, इसमें 4 आपके प्रश्न आएंगे। 4 आपके प्रश्न आएंगे, जिसमें से केवल आपको 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसका पहला क्वेश्चन देखो, प्रेस विज्ञप्ति क्या होता है। इसको मैंने पहले ही बताया था, किसी सूचना को जन जन तक पहुंचाना प्रेस विज्ञप्ति कहलाता है। न्यूज रिपोर्टर क्या होते हैं? न्यूज रिपोर्टर का काम यह होता है उस जो है मेन सूचनाओं को कवरेज करना और जन जन तक पहुंचाना, चाहे वो टीवी चैनल के माध्यम से हो, चाहे जो है समाचार पत्रों के माध्यम से हो। तो ये आपका प्रेस विज्ञप्ति कहलाता है। इसके उद्देश्य क्या है? इसका स्वरूप का सविस्तार प्रकाश डालना है। फिर आपका है दूसरा क्वेश्चन, समाचार पत्र का आशय स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों पर भी आपको जो है प्रकाश डालना। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो प्रेस विज्ञप्ति देखो, कोई संस्थान या जो है व्यक्ति जब किसी विषय पर बैठक में जो है कोई जब बैठक करता है, कोई व्यक्ति या फिर जो है कोई नेता, तो उसमें जो है वो नेता या फिर जो व्यक्ति निर्णय लेता है कि हम आपको ये काम करवाना है, ये काम करेंगे। तो ये जो निर्णय लेता है व्यक्ति, तो जो मीडिया होती है इन निर्णयों को जन जन तक पहुंचाना, यही आपका जो है प्रेस विज्ञप्ति कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। चलो आगे भी इसके यहाँ से लिखा हुआ इसके बारे में। प्रेस विज्ञप्ति जो होता है ये सरकारी आलेख का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। जब सरकार ने के जो है किसी विभाग द्वारा अपने निर्णय को जो है विस्तार से जनता के बीच जो है प्रसारित करना होता है, तो इसके लिए विभाग सूचना के आलेख को तैयार कर जो है पत्र प्रकाशन संस्थान के जो है संपादक को जो है पत्र में प्रकाशित करने के लिए संप्रेषित कर देता है। और प्रकाशन जो है संस्थान के द्वारा इस लेख का जो है प्रकाशन हूबहू बिना किसी संशोधन के जो है प्रकाशित किया जाता है। इस जो है आलेख को जो है प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। प्रेस विज्ञप्ति जो है भाषण तो है ही, साथ में कोई जो है सूचना देना होता है, चाहे सरकार की हो फिर किसी कार्यालय के, जो तो न्यूज में जो है सूचना छप जाती है। ठीक है, यही प्रेस विज्ञप्ति होता है। मान लो कोई जो है व्यक्ति खो गया है, तो उसके बारे में न्यूज चैनल को आप सूचना दे दो, तो आपके जो है छाप देते कि न्यूज ये व्यक्ति खो गया है, तो किसी को उसकी जानकारी मिले तो इस नंबर पर जो है फलाना नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। तो ये भी जो है प्रेस विज्ञप्ति यही आपका कहलाता है। ठीक है, चलो प्रेस विज्ञप्ति के कुछ उद्देश्य होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। प्रेस विज्ञप्ति के जो उद्देश्य होते हैं, यानी किसी खास खबर या घटना को बढ़ावा देना होता है, उसके बारे में उसका प्रचार करना होता है, जिससे वो व्यक्ति घटना के बारे में सभी व्यक्तियों को जानकारी हो सके। और जो किसी खास मुद्दे पर जो ध्यान जो आकर्षित करना भी इसका उद्देश्य रहता है। किसी कार्यक्रम को बढ़ावा देना, आधिकारिक बयान जारी करना, घोषणा करना, समाचार कवरेज को बढ़ावा देना, जनता को जो स्पष्ट, संक्षिप्त और नियंत्रित खबरों से जो है खबर देना, ये सभी चीजें इसके उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आप कहा कि पत्राचार किसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्राचार की जब भी बात आती है तो किसी व्यक्ति या संस्था से पत्र लिखना या आने वाला जो पत्रों का जो जवाब देना होता है, इसी को हम पत्राचार कहते हैं। जो है कोई संस्था से, किसी जो है कार्यालय से कोई जो है पत्र आया, तो उसका जो है आप क्या करोगे, उसका आप जवाब ही तो देते हो लेटर के माध्यम से। उसका आप जब जवाब देते हो तो इन दोनों के बीच में जो जवाबदेही होता है, इसी को हम पत्राचार कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्राचार कहते हैं। और यह जो है सूचनाओं के जो है आदान प्रदान का एक तरीका होता है। सूचनाओं के ये क्या है? आदान प्रदान का एक तरीका होता है। और पत्राचार के जरिए विचारों, भावनाओं का जो है आदान प्रदान किया जा सकता है। और पत्राचार के हम प्रकारों की बात कर ले तो इसमें जो व्यक्तिगत पत्राचार हो गया, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लिखा जाने वाला पत्र व्यक्तिगत जो है पत्राचार कहलाता है। कार्यालय पत्राचार हो गया। कार्यालय पत्राचार की हम बात करें तो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाने वाला पत्र कार्यालय पत्राचार कहलाता है। और व्यवसायिक पत्राचार, एक व्यवसाय के जो है दूसरे व्यवसाय को जो कोई पत्र लिखता है किसी जानकारी के बारे में, किसी को जो है विशेष उसकी जानकारी के बारे में सूचना लेने के लिए, ठीक है, तो आपका व्यवसायिक पत्राचार हो जाएगा। सरकारी जो है पत्राचार होता है। ठीक है, तो ये जो है अपने ऊपर जो बड़े सरकारी को पत्र कोई लिखते हैं, तो ये सब जो है क्या है भैया, ये सब जो है सूचनाओं का आदान प्रदान इसमें होता है। ये पत्राचार कहलाता है। बिक्री पत्राचार, ये सभी इसके प्रकार हैं। और पत्राचार के जो है
जरिए होने वाले फायदों की हम बात करें तो पत्राचार से जो है दूर दूर के लोगों के बीच जो है संबंध बनते हैं और भावनाओं और विचारों का जो है आदान प्रदान होता है और दो लोगों के बीच जो है आत्मीयता जो है ये भी बढ़ती है। तो सभी इसके फायदे थे। अब हमारे लास्ट में 2 क्वेश्चन और भी बचे, इनको भी हम देखेंगे कि प्रारूपण का जो है अर्थ क्या है और इसका सामान्य परिचय, इसके लेखन पद्धति को आपको स्पष्ट करना है और जो हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पर आपको प्रकाश डालना है। ये दोनों क्वेश्चनों को हम देखेंगे। यदि आप मेरा ये कंप्लीट वीडियो देख के जाते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कम से कम 75 का आपका पेपर आएगा, आपका 60 से 65 नंबर इसी पेपर से क्लियर हो जाएगा। चलो देखिएगा प्रारूपण किसे कहते हैं। प्रारूपण की हम बात जब भी आती है तो प्रारूपण जो है जिसको हम इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कहते हैं, ड्राफ्ट, ठीक है, इसके रूप में जो इसका प्रयोग किया जाता है। और ड्राफ्टिंग का अर्थ होता है किसी कार्य की जो है रूपरेखा तैयार करना। सामान्य अर्थों में जो प्रारूपण से जो है अभिप्राय होता है पत्रों, सूचनाओं, परिपत्रों और जो है समझौते के जो है प्रारूप, उसका जो प्रारूप होता है उसको तैयार करने से है, जिन्हें जो है सरकारी कार्यालय और जो है व्यावसायिक संस्थानों में आए दिन जो है इसका ये जो है तैयार किया जाता है। प्रारूपण का मतलब होता है कच्चा मसौदा तैयार करना। प्रारूपण क्या होता है, किसी कार्य को करने से पहले जो उसका एक प्रारूप बनाया जाता है कि हमको इस कार्य को करवाना है, इसका जो कच्चा मसौदा जो तैयार किया जाता है ये आपका प्रारूपण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्रारूपण के। आपने जो है आपने आलेखन आपने कक्षा 10 में बनाया होगा तो आपने पेंसिल से क्या कहते थे, थोड़ा थोड़ा इस तरह से बिंदी रख के इस तरह से आप ड्रा करते थे, बात को उसको जो है आप जो है इसको जो है डार्क करते थे पेंसिल के माध्यम से। तो उसका जो पहले जो प्रारूपण आप जो बनाते थे बिंदी रखते थे, इसको हम प्रारूपण आप इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। यानी किसी जो है किसी सूचना या फिर किसी कार्य या फिर परिपत्रों को जो है समझौते के प्रारूप, उसका जो प्रारूपण तैयार करते हैं कि हमको ये पत्र लिखना है, किस तरह से लिखना है, जो प्रारूपण तैयार करते हैं उसी को हम कहते हैं प्रारूपण कहते हैं। कच्ची रूपरेखा तैयार करना, इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। चलिएगा फिर देखिएगा हिंदी भाषा में जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का क्या मतलब है इसके बारे में समझेंगे। तो हिंदी भाषा से जुड़े कामों को कंप्यूटर, मोबाइल, अन्य जो है डिजिटल डिवाइसों पर करना, यही जो है हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी है। मतलब जो कंप्यूटर आपका जो मोबाइल हो गया, इसमें हिंदी से संबंधित कार्यों को करना, यही आपका जो है हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी कहलाता है। और हिंदी कंप्यूटिंग भाषा कंप्यूटरी का जो है एक अहम हिस्सा होता है। और जो है हिंदी कंप्यूटर के बारे में कुछ यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, जैसे कि जो है हिंदी कंप्यूटर को आगे बढ़ाने में जो है सरकार, संस्थाएं, समूह और जो है एक जो प्राइमरी जो होती हैं इनका काफ़ी अहम योगदान भी रहा है। और हिंदी जो है कंप्यूटरिंग के लिए जो है यूनिकोड के आने के बाद यह जो है सिर्फ प्रिंटिंग तक जो है सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जो है संगणक के रूप में भी इसका जो है क्षेत्र काफ़ी जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और हिंदी कंप्यूटर के लिए जो है कई तरह के जो है सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। और हिंदी में जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए जो है सरकारी और जो है निजी स्तर पर कई सारे जो है प्रयास किए जा रहे हैं। और हिंदी में जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए हिंदी के प्रचार प्रसार में जो है मदद मिलती है। आपने देखा होगा कोई चीज़ जो है इंग्लिश में लिखी हुई, उर्दू में लिखी हुई है, तो गूगल ट्रांसलेट करते तो हिंदी का ऑप्शन आ जाता कि नहीं आ जाता, चुपचाप हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। तो ये सारी चीज़ें जो संभव हो पाई है ये जो है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव हो पाई है, जो कि हिंदी का इससे प्रचार प्रसार भी हुआ है, जो जन जन तक लोगों को जो है हिंदी के बारे में जो है जानकारी भी जो है पहुँची है, ठीक है भाई। इतने ही आपके क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको काफ़ी सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा सेशन लगा क्या कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।